अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एमडी गेट सिलेबस 2023 को फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसके लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फिर उनके ग्राफ्स को इन डिटेल डिस्कस किया। आज का जो हमारा लेक्चर है उसे हम लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। हम लॉज ऑफ मोशन को क्लास 9 से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्री एंट्री के हवाले से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारी फर्स्ट ईयर इंटर की फ़िज़िक्स है उनके लिए ये लॉज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और लॉज ऑफ मोशन को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इजीली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद हम इन्हीं टॉपिक्स को इन डिटेल इनके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर इस वक्त नए हैं तो पिछली 2 वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, देन फिर लॉज ऑफ मोशन पर आइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन पर, जिनमें हमें सबसे पहले जो लास्ट डिस्कस करना है वो है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखी है, जो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। तो देखें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एज एज एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर एक बुक ले लेता हूँ और वो बुक हम किसी टेबल पर रख देते हैं, अब क्या होगा कि ये बुक जो है वो टेबल पर ही पड़ी रहेगी जब तक मैं इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करता। इसी तरीके से अगर ये हम यहाँ पर एक बॉल की एग्जांपल लें तो ये बॉल भी कंटिन्यूसली मोशन करता रहेगा जब तक इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। हमें मालूम है कि अगर हम किसी बॉल को या फुटबॉल को किक करते हैं तो वो थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर रेस्ट में आ जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है, जिसके बिहाफ पर वो बॉल रेस्ट में आ जाता है। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस बॉल पर एक्ट ना करे तो वो बॉल कंटिन्यूसली मोशन करता रहेगा, एज लाइक हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड सदियों से जो है वो मोशन करता रहा है, क्योंकि स्पेस में कोई अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती बॉडी के ऊपर। अच्छा, अब क्या है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, यानी कि वो ये फोर्स को डिफाइन करता है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन से मुराद कि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स की जो क्वालिटी है उससे बताता है, फोर्स बताता है कि फोर्स है क्या हमारे पास। अब देखेंगे मैंने यहाँ पर फोर्स को ज़्यादा खींचा नहीं है, बिकॉज कि हम अपने सेकंड न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे फोर्स को। सिंपल यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो फोर्स हमारे पास है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए, देखें अगर कोई बॉडी रेस्ट में, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फुटबॉल था वो मोशन में था लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट में आ गया, और अगर ये बुक रेस्ट में है मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये मोशन में आ जाएगा। तो देखेंगे फोर्स लगने की वजह से स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स हमारे पास स्टेट में चेंज लेकर आ सकता है, शेप में चेंज लेकर आ सकता है, और सिंपल पुश और पुल हमारे पास क्या है कि हम उसे फोर्स कहते हैं। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी हम फोर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब देन व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है हमारे पास? अब देखें यहाँ पर हमने इनर्शिया को डिस्कस किया है कि इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है जो कुछ भी नहीं करती या जो रिमेन अनचेंज रहती है, ठीक है।
ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है। स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज आता है उससे रेजिस्ट करती है। मीन टू से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ये मैटर की प्रॉपर्टी है। अगर वो मैटर मोशन में है तो ये इनर्शिया क्या करेगी कि इनर्शिया उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ही रहने का कहेगी। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी इनर्शिया चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या चाहेगी कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर बॉडी मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगी कि वो मोशन में ही रहे। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको देखें कि ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। जितना मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसकी इनर्टनेस भी जो है वो ज़्यादा होगी। लेजर द मास लेजर विल बी द इनर्शिया। इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास ये एक ट्रक आ रहा है, ठीक है ना। आप इस ट्रक पर जो है वो, ट्रक के टायर्स जो है वो बहुत बड़े बन गए हैं, लेकिन आप यूँ समझ लीजिएगा कि ये एक हमने अपना एक ट्रक बनाया है और ये ट्रक मोशन करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक पर्सन जो है वो साइकिल पर मोशन करता हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम साइकिल भी कोशिश करते हैं कि बन जाए। एक पर्सन जो है वो साइकिल पर आ रहा है और दूसरा जो पर्सन है वो ट्रक में आ रहा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों में से दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का स्टेट चेंज करना है, यानी कि अगर ये मोशन में है तो आपको इन्हें रेस्ट में लेकर आना है, तो आप मुझे बताएं कि आप किसके सामने इजीली चले जाएंगे। क्या आप ट्रक के आगे जाएंगे, या अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ट्रक के आगे चले जाएं तो आप कहेंगे कि सर हमें मरना थोड़ी है, ठीक है ना। कब ट्रक एक स्पीड में आ रहा है और ट्रक का मास ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्ट करने की जो इनर्शिया जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो चाहेगी कि अगर ट्रक मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, और इस वजह से हम इस ट्रक के आगे नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम इस साइकिल की बात करें तो साइकिल का जो मास है वो क्या है, हमारे पास लेज़र है, तो आप इजीली इसके सामने आ जाएंगे और छोटी सी एफर्ट करने के बाद हमें इस साइकिल को रेस्ट में लेकर आ सकते हैं। क्यों लेकर आ सकते हैं? बिकॉज के इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा, इसका इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगी, जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया हमारे पास कम होगा। ये बातें याद रखनी है। ये तो था हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब अगर हम किसी बॉडी पर एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स में एक्सेलरेट होगी। मीन टू से कि अगर हम यहाँ पर एक ब्लॉक ले लेते हैं और उस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप समझ लेंगे ये हमने फोर्स अप्लाई की इसको, तो ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, ये उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा जिस डायरेक्शन में हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। क्लियर? अब ये जो फोर्स हमने अप्लाई की, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद, कि जितना अमाउंट हमारे पास जितना मैग्नीट्यूड फोर्स का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड हमारे पास एक्सेलरेशन का होगा। हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती रहेगी। ऐसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अभी इसी स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे पास ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो फिर इन्वर्स रिलेशन रखता है मास के साथ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक हमारे पास एक हैवियर मास है और एक मास हम ले लेते हैं जो कि यहाँ पर लेज़र मास। दोनों पर हम सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि अब एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो आप कहेंगे कि सर एक्सेलरेशन इसमें कम और इसमें जो है वो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। मैं आपसे अगर रीज़न पूछूं तो आप कहेंगे कि सर इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, और यही बात हमारे पास
ये सेकंड स्टेटमेंट में हमें कही जा रही है कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर बॉडी का मास कम होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। फिर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखेंगे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करते हैं तो हम इज इक्वल टू और कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो k कांस्टेंट यूज़ किया, मल्टीप्लाई बाय f अपॉन m कर दिया। अब ये जो k है इसकी जो वैल्यू है, ये k हमारे पास बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर सिंपली हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे f अपॉन m को, तो जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी f अपॉन m। अब देखें यहाँ पर कि m जो है वो f जो है वो डिवाइड कर रहा है m के साथ, तो m अगर हम इज इक्वल टू के इस तरफ ड्राइव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास जो f की वैल्यू आएगी, आई मीन के f की जो इक्वेशन बनेगी कि f जो है वो बराबर हो जाएगा मास एंड एक्सेलरेशन के। तो मास एंड एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, मास एंड एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर आ जाएगा फोर्स के। तो हम यहाँ पर एक नई डेफिनेशन भी लिख सकते हैं फोर्स की, दैट इज व्हाट के द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हम ये जर्नल इक्वेशन हमने बना ली है फोर्स की, कि मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे फोर्स। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो यूनिट है हमारे पास, मास का यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है हमारे पास वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, इसको समझिएगा ज़रा। यहाँ पर मैंने 1 न्यूटन को डिफाइन नहीं किया, तो अगर आप करना चाहें तो आप ये डेफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा। अगर मेरे पास एक 1 kg का मास है, ठीक है, और मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो हुई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। 1 kg मास में हमने फोर्स अप्लाई की, और वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस हुई। तो हम कहेंगे कि ये जो फोर्स हमने लगाई उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर है। इसके बराबर है 1 न्यूटन के बराबर। तो हम फोर्स का जो यूनिट लिखेंगे वो न्यूटन लिखेंगे। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, यानी कि हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, हमें क्वांटिटी पता चल सकती है कि फोर्स कितने अमाउंट में लग रही है। जैसे यहाँ पर हमें देखेंगे 1 kg पर फोर्स अप्लाई हुई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो हमें क्वांटिटी पता चली कि यहाँ पर 1 न्यूटन की फोर्स लगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या करेगा, मेजर करके देगा, मेजरमेंट ऑफ फोर्स देगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। आप देखेंगे ए को हम एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं, बल्कि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को हम ए की जगह पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एफ बिकम्स एम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी तरीके से हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है, मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और मास तो कांस्टेंट रहता है, तो अगर मोमेंटम में चेंज आना है तो वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो चेंज इन मोमेंटम भी आ रहा है। अब आप देखें कि ये यहाँ पर एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, एम डेल्टा वी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर ये हमारे पास अगेन फोर्स के जो है वो एक और एक्सप्रेशन आ गई कि फोर्स क्या डिटरमाइन करता है कि कितना तेज़ी से और कितना स्लोली मोमेंटम ऑफ अ बॉडी में चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक कंसीडर कर लेते हैं कि ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि किस में है, रेस्ट में है, इसकी वी जो है वो 0 के बराबर है।
अब अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से क्या मुराद कि इसकी जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंज आया है। तो हमने अभी पढ़ा कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो और अगर यहाँ से भी हम देखेंगे यह पहले रेस्ट में था, अब मोशन करने लगा है, तो इट मीन्स कि इसके मोमेंटम में चेंज आया। और ये जो मोमेंटम में चेंज आया ये किसकी वजह से आया? ये इस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के लगने की वजह से आया। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिटरमाइन करता है कि मोमेंटम कितना जल्दी और कितना स्लोली जो है वो चेंज हो रहा है। के बाद हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। यहाँ पर हम मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है, वो ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक्शन की जगह पर इक्वेशन रख दिया। आप ये जो एक्शन है उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। चलिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर काफ़ी पोट्रीज भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन फिर कभी कोचिंग में आपको सुनाएंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ ये कंसिडर करना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर आप देखें कि अगर ये हमारे पास M1 है, बॉडी ए, और M2 है जो कि बॉडी बी है, दोनों आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं तो दोनों ही एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक जो है वो M1 जो है वो M2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, M2 जो है वो M1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन अगर हम इनकी डायरेक्शंस की बात करेंगे तो ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इस वजह से यहाँ पर हमने नेगेटिव जो है वो यूज़ किया हुआ है, नेगेटिव साइन को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में यूज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हम एक्शन रिएक्शन पेयर लेंगे उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट होंगे। अच्छा, अब ये क्या है कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। अगर कोई बुक हमारे पास टेबल पर मौजूद है, अगर कोई बुक हमारे पास टेबल पर मौजूद है तो वेट इसका डाउनवर्ड और रिएक्शन इसका अपवर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर मौजूद नहीं है, ये दोनों एक ही बॉडी की दो फोर्सेस हैं, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं कर रही। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करने के लिए दोनों मासेस जो है वो अलग अलग होने चाहिए, पेयर में होनी चाहिए, डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें जहन में रखनी है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन पेयर अगर सेम बॉडी कर रही है तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो दो डिफरेंट बॉडीज का होना चाहिए। अगर हम हमारे पास एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, तो आप देखेंगे सीलिंग फ़ैन भी हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नहीं आता। आप देखेंगे वेट इस फैन का डाउनवर्ड, जबकि रिएक्शन इसका अपवर्ड हो रहा होगा, तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ओबे नहीं कर रही। हाँ, अगर हम बैट और बॉल की एग्जांपल लें तो बैट जो है वो बॉल एक्शन करेगा बैट के ऊपर, और फिर बैट उसका रिएक्शन करेगा जिसके यहाँ पर वो सिक्सर पर चला जाएगा बॉल, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। वेरी बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, उसके बाद दिस लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ नेचर ऑफ फोर्स इन नेचर। फोर्स नेचर के अंदर जो पेयर ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें ये ही लॉ देता है। अब हमें याद रखने की जो तीनों लॉज में बातें हैं वो ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स देता है, फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है? क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स देता है, यानी कि ये फोर्स को मेजर करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर देता है, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकती, ये बात जहन में रखनी है आपने। ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगी। ठीक है,
उसके बाद इनकी जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ये हैं कि ये जस्ट नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होंगी और स्लो मूविंग बॉडीज़ होंगी। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास फास्ट मूविंग बॉडीज़ आ जाएं तो उनके लिए हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है और फिर हम उस नए पोर्शन के अंदर चले जाते हैं जिसमें हम रिलेटिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशंस आ गई। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मोमेंटम। एज वी नो डेट के मोमेंटम इज़ व्हाट, देखें मोमेंटम से मुराद हमारे पास डेंजर है, खतरा, ठीक है ना। आप देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मिसाल के तौर पर एक चक्कू ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं खतरा लिख देता हूँ, आप इसको खतरा ही, ठीक है। आप देखें कि अगर आपके पास एक, मिसाल के तौर पर चलें चक्कू को भी छोड़ें, आप एक पेन ले लें। अब वो पेन जो है वो आप बिल्कुल अपने हैंड पर रख कर उसे प्रेस करें तो वो आपको बिल्कुल ही इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं लग रही होगी। लेकिन अगर उसी पेन को आप किसी फोर्स के साथ, किसी स्पीड के साथ उसी पॉइंट पर हिट करें जहाँ पर आप पहले उसे पुश कर रहे थे, तो अब ऐसा कर नहीं लीजिएगा, मैं जस्ट आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आपको वो, हाँ, जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। रीज़न इज़ डेट कि पहले हमारे पास मास तो था लेकिन उसके पास लेस वेलोसिटी थी, लेकिन उसके बाद जब आपने दोबारा जो सेकंड केस में आप दूर से उसको लेकर आ रहे हैं तो अब वहाँ पर वेलोसिटी भी ज़्यादा हो रही है। एज लाइक अगर देखें एग्जांपल एक और ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक टाइल है, टाइल का जो है वो हमने एक ब्रिक ले लिया है जिससे हमने किसी तरीके से यहाँ पर स्टेबल किया हुआ, ज़मीन से ऊपर थोड़ा स्टेबल किया। अब देखें कि अगर मैं ये बॉल, यहाँ पर एक मेटल की बॉल ले लेता हूँ और उस मेटल की बॉल को यहाँ से कुछ कम हाइट से गिराता हूँ, तो हम देखते हैं कि जो इम्पैक्ट आएगा वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगेन फिर मैं अगर इस बॉल को यहाँ से गिराता हूँ तो आप देखेंगे कि मेटल की बॉल होने की वजह से इसमें जो वेलोसिटी पॉसेस होगी वो क्या करेगी कि इस जो टाइल के हैं दो पीसेस कर देगी, बिकॉज का मास तो है लेकिन वेलोसिटी अब जो है वो ज़्यादा हो गई। तो जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो खतरा बढ़ जाएगा। खतरे को हम फिज़िक्स के लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब जैसे कि हमने देखा कि मोशन की क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी इज आल्सो नोन एज मोमेंटम। मैथमेटिकली हम मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, आप देखें कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है तो हमने एम वी करके लिख दिया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम स्केलर एंड वेक्टर्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो एम मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनकी ये डायमेंशंस आ गई। एम की डायमेंशन, मास की डायमेंशन हमारे पास एम ही रहे। वी जो है वो एल अपॉन टी है तो यहाँ पर हमने एल अपॉन टी या एल टी इन्वर्स करके लिख दिया और स्क्वायर में हम इसे ऐसे करके लिख देंगे। अब जो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एसआई बेस यूनिट क्या है, बेस यूनिट हम उन्हें कहते हैं जो कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लें। तो आप देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में से मास जो है वो किलोग्राम, वी जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो यूनिट आ जाएगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जिससे हम, हाँ, जिसे हम न्यूटन इंटू सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हमें, आप ऐसा यूनिट और ऐसा ही बेस यूनिट को ज़रा सा जहन में रखिएगा। इसके बाद जो रिमेंबर रखने की, याद रखने की एक और जो बात है वो यही है कि डायमेंशन एंड यूनिट सेम एज ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है लेकिन हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। तो आपने फिल वक्त ये याद रखना है कि जो डायमेंशन और यूनिट होता है मोमेंटम का वो सेम एज होता है इम्पल्स के। अब अगर हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 mv² के, तो हम ये भी तो जानते हैं कि जो मोमेंटम है वो हमारे पास बराबर है mv के। और अगर मैं इस मोमेंटम को स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पर
मैस का भी स्क्वायर हो जाएगा और वेलोसिटी का भी स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे m को बोथ साइड्स पर। जब मैं m को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड पर, तो यहाँ पर देखेंगे m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी आ गया इज इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाई बाय m, इट बिकम्स m स्क्वायर, और v स्क्वायर हमारे पास पहले मौजूद था, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है कि m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर। अब मैं इस m स्क्वायर v स्क्वायर को इस मोमेंटम स्क्वायर की जगह, आई मीन के एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पर मैं मोमेंटम स्क्वायर करके नहीं लिख सकता, तो मैंने यहाँ पर इनकी जगह पर मोमेंटम स्क्वायर करके लिख दिया, पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे रखी। अब 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू किस तरह जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो इट बिकम्स 2m के ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब मैं रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो इन पर रूट आ जाएंगे, √2m के ई इज इक्वल टू √p स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम की एक और एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी, दैट इज व्हाट √2m के ई। क्लियर। अब देखें, अगर यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने के बाद जो रेशियो हम मालूम करेंगे, वो रेशियो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू √m1/m2 के बराबर हो जाएगा। ये बातें याद रखनी है, MCQs यहीं से आएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के, तो हम इसे यूं भी तो लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर है, तो हम v को 2 बार करके लिख सकते हैं, v मल्टीप्लाई बाय v करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, ये जो mv है ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है मोमेंटम के, तो हमने क्या कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv की जगह पर p रखा और ये v सेम रखा। अब देखेंगे ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो v यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है p के साथ, यहाँ आकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हमें थर्ड एक्सप्रेशन मिलेगा मोमेंटम का, डेट इज व्हाट p इज इक्वल टू 2 के ई डिवाइडेड बाय v। इज इट क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम को कांस्टेंट रख देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर जो रेशियो में मिलेगा काइनेटिक एनर्जी और v का, तो देखें काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। ये हमारे पास, हाँ, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटीज़ के रेशियोज मालूम कर रहे हैं। चलिए इक्वेशन आ जाएगी जब हमारे पास मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब अगर हम इंटरमीडिएट को भी ज़रा सा इंक्लूड करें, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम 17th चैप्टर के बाद जब हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक इक्वेशन यूज़ होती है मोमेंटम की, डेट इज़ व्हाट √2mEv। क्लियर। अब ये इक्वेशन अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं और इनका सेम पोटेंशियल हो, तो फिर इनके बीच का जो रेशो आएगा वो भी √me/mp ही करके हम मालूम करेंगे, जिससे हमें ये बात, ये एक इक्वेशन मिल रही है कि p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √m के। आपने ये सारी इक्वेशंस याद रखनी है, क्योंकि जब हम MCQs सॉल्व करेंगे तो हम इन सब इक्वेशंस को यूज़ करेंगे MCQ सॉल्व। अब देखें यहाँ पर हमने पढ़ा कि इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, तो इम्पल्स है क्या, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। मोमेंटम में जब चेंज आता है तो क्या आता है, इम्पल्स आता है। इम्पल्स को हम आई से लिखते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, और ये बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय टी से, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये होता है कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे इम्पल्स कंसिडर करते हैं। वही फिर हमने अपनी कोचिंग में भी पढ़ा कि किस तरीके से हमारे पास इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और इम्पैक्ट कम होता है। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर फोर्स और टाइम का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। फोर्स ज़्यादा लग रही है तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, टाइम कम होगा, ठीक है। और अगर टाइम ज़्यादा है तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो फोर्स हमारे पास कम होगी। इससे फिर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास जो पेन होगा वो कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम होगा। खैर, इसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
पर हम सबसे पहले टर्म कंजर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कंजर्वेशन से मुराद हमारे पास ये होता है कि जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे पास अनचेंज रहे, रिमेन सेम रहे, ठीक है, तो वो कंजर्व्ड सिस्टम आ जाता है। यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स के हमारे पास जो कुछ भी होना है उसमें जो मोमेंटम है वो सेम रहना चाहिए। तो ऐसे ला, ऐसा अगर कोई ला है तो उस ला को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, ये यूनिवर्सल लॉ भी है, ये याद रखिएगा। यानी कि हर एक बॉडी पर, चाहे वो हमारे पास 3 फ्रंटियर्स फिजिक्स के होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, फिर पार्टिकल्स टू हैवी ऑब्जेक्ट्स, फिर हैवियर टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ये 3 मेन फ्रंटियर्स हैं। इन तीनों मेन फ्रंटियर्स पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। अब इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास 0 के बराबर हो, तो जो फाइनल सिस्टम, जो फाइनल मोमेंटम होगा बॉडी का, वो बराबर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी के, और सिस्टम जो है वो अनचेंज रहेगा। यानी मिसाल के तौर पर कि बिफोर और आफ्टर का जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम हमारे पास अनचेंज रहेगा अगर कोई एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या है? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन हमारे पास शो कर रही है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आप देखें यहाँ पर, मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल जो कि हमारे बुक के अंदर है वो लेके ही आपको समझा दूँ। हमारे पास ये दो मैसेज हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं m1 और एक को हम नाम दे रहे हैं m2, ठीक है। यहाँ पर ये जो m1 है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ u1 का, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो है वो u2 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें कि एरो हमें स्पेसिफाई क्या कर रहा है, हम एरो के हिसाब से बता रहे हैं कि m1 काफ़ी तेज़ मूव कर रहा है, m2 उससे लेज़र वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो जब एक स्पीड ज़्यादा हो और एक की स्पीड कम, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में टक्कर होगा, कॉलिजन होगी, ठीक है। और कॉलिजन होने के बाद क्या होगा कि जो m1 है वो मूव करना शुरू हो जाएगा v1 से, और m2 जो है वो मूव करना शुरू कर देगा v2 से। अब यहाँ पर आप देखें तो जो u1 की वेलोसिटी थी, आई मीन के जो ये वाली जो m1 की जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, वो अब m2 की फाइनल वेलोसिटी बन चुकी है, ठीक है। और m2 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अब m1 की फाइनल वेलोसिटी बन चुकी है। यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में से यूँ समझें कि आपके पास 20 रुपये का नोट है और मेरे पास 10-10 रुपये के 2 नोट हैं। अब सिस्टम में हम दोनों ही मौजूद हैं, मेरे पास 10-10 के 2 नोट, आपके पास 20 का 1 नोट है। अब क्या हुआ कि हमने इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन से मुराद ये कि मैंने आपसे 20 रुपये का नोट लिया और आपको 10-10 रुपये के 2 नोट दे दिया। अब सिस्टम में टोटल कितने कितना अमाउंट मौजूद है? टोटल अमाउंट वही 40 रुपीज़ मौजूद है, लेकिन हमारे मोमेंटम्स हमने जो है वो नोट्स का जो है वह एक्सचेंज कर लिया। ओवरऑल अगर हम देखें कि बिफोर इंटरेक्शन सिस्टम के पास कितने थे पैसे? 40 रुपीज़। आफ्टर इंटरेक्शन सिस्टम के पास कितने हैं? 40 रुपीज़। तो सिस्टम क्या रहा? सिस्टम कंजर्व्ड रहा, क्लियर? सिस्टम कंजर्व्ड रहा। और इसी तरीके से अब अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस है तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसके बराबर आ जाता है फाइनल मोमेंटम। तो ऐसे लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाए। कंडीशन इसके लिए क्या है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई भी फोर्स सिस्टम पर एक्ट ना कर रही हो, बाहर यानी कि उसका इम्पल्स भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होनी चाहिए और फोर्स भी ज़ीरो होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आ जाएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो
तो जो चेंज इन मोमेंटम है यानी कि इम्पल्स भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। जिससे मुराद ये कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कॉलिजन इन वन डायमेंशन को भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी हम उसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप कर लें। तो होप्स हो कि यहाँ तक